नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए बेहद सजग और कामयाब कलम की धनी लेखिका सुमति सक्सेना लाल की लिखी हुई कहानी रिश्ते। सुमति सक्सेना लाल जी दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर रही हैं और लेखन कार्य से मन से जुड़ी हुई हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मेरी प्लेट में पहली रोटी डालकर सतवंती खड़ी हो गई थी। दीदी, कल की छुट्टी चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा था। कब आएगी? वो वैसे ही शांत मुद्रा में खड़ी रही थी। परसों संडे है, आप देर से सोकर उठेंगी, तब तक मैं आ जाऊंगी। मैंने फिर उसकी तरफ देखा था। तब तक मतलब? वो धीमे से मुस्कुराई थी। तब तक मतलब 10 बजे तक। मैं भी हंसी थी। 10 बजे मतलब 10 बजे। नाश्ता तुझे ही आकर कराना है। जी। और वो दूसरी रोटी बनाने चली गई थी। थोड़ी देर में रोटी लेकर आई तो मैंने पूछा था, कहाँ जा रही है? वो फिर धीमे से मुस्कुराई थी। वहीं। वहीं मतलब कहाँ? उसी बहादुर के यहाँ? जी, उसने धीमे से जवाब दिया था। झूठ वो नहीं बोलती। शुरू में मैं उसके बाज बहादुर के यहाँ जाने के नाम से परेशान हो जाती थी। 20-21 साल की जवान लड़की उसके घर क्यों जाती है? वो यहाँ जीके में बगल की कोठी में चौकीदार है और बदरपुर में रहता है। महीने में 2 बार सतवंती छुट्टी लेती है और उसी के पास जाती है। पहली बार जब वो गई थी तो मन किया था कि मना कर दें, पर महीने में 2 बार छुट्टी की बात नौकरी की शर्त में तय थी और नौकरी लगवाने के लिए तो यही बाज बहादुर उसे मेरे घर लेकर आया था। मेरे पास नौकरी करने से पहले इसी कॉलोनी की किसी कोठी में 3 साल से नौकरी कर रही थी। 1 महीने के लिए अपने घर छत्तीसगढ़ गई थी और लौट कर अपने पुराने काम पर नहीं गई थी। एक तो उनके यहाँ संयुक्त परिवार था, सो काम बहुत ज़्यादा था। फिर उन लोगों ने 3 साल में तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई थी। ये सतवंती ने ही मुझे बताया था। सो लौट कर मेरे घर नौकरी मिलने के पहले करीब 1 महीने इसी बाज बहादुर के घर रही थी। वैसे भी जब उसके माँ बाप ने ही इस कम उम्र में एक अनजान जगह ये नौकरी करने भेज दिया है तो मैं कौन हूँ उसे मना करने वाली। तब भी मेरा मन नहीं माना था। जब पहली बार वो छुट्टी लेकर गई थी और लौट कर आई तो मैंने उससे सीधे सीधे बात की थी। देखो सतवंती, ये पहाड़ के काम वाले नौकरी के लिए इधर देश में आते हैं। खेत खलिहान परिवार सब पीछे वहाँ पहाड़ पर रहते हैं। बीबी वहाँ पहाड़ पर है, बच्चे वहाँ जाकर पैदा करते हैं और लपड़ झपड़ यहाँ तुमसे करेंगे। वो मेरी हर बात पर सिर हिलाती रही थी। मैंने सफाई सी दी थी, तुम अभी बच्ची हो इसलिए समझा रही हूँ तुम्हें। नहीं, आप तो मेरे भले के लिए कह रही हैं। वो खड़े खड़े पर्दे से खेलती रही थी। बहादुर के बीवी बच्चे हैं? मैंने सीधा सवाल पूछा था। हाँ हैं। कहाँ रहते हैं? वहीं गांव में। यहाँ अकेला रहता है वो? हाँ, पड़ोस में उसकी बुआ रहती है। बीबी को क्यों नहीं लाता वो? पता नहीं। तू मिली है उसकी बीबी से? वो हंसी थी। जब वो आई ही नहीं तो कैसे मिलेगी? मैं फिर भी उसे समझाती रही थी। मुझे बहादुर पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस भोली भाली लड़की को बेवकूफ़ बना रहा है। मुझे लगा था शायद मेरे समझाने का सतवंती पर कुछ असर हुआ है, पर 2 हफ्ते बाद वो फिर उसी अंदाज में छुट्टी मांगने के लिए खड़ी हो गई थी। मुझे भी लगा था मैं उसे मना कैसे कर सकती हूँ। धीमे धीमे मुझे उसके उस रिश्ते की आदत सी पड़ गई थी। सुबह मेरे उठने से पहले ही वो उसके पास बैठ आती। कभी मैं घर में रहती तो देखती कि वो डाइनिंग रूम की बालकनी से पड़ोस में उसके ड्यूटी पर आने की आहट लेती रहती। मैंने यथास्थिति को स्वीकार कर लिया था। बस इतना ज़रूर उससे साफ कह दिया था कि मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में बहादुर मेरे गेट के अंदर कदम नहीं रखेगा। और उसने मुझसे वादा किया था। न जाने क्यों मुझे उस पर इतना भरोसा था कि वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। झूठ वो बोलती भी नहीं थी। अभी उस दिन कैरेमल कस्टर्ड बनाने किचन में चली गई थी। मैंने उससे फ्रिज में से मलाई निकालने के लिए कहा था। वो वैसे ही खड़ी रही थी। मलाई नहीं है। मैं हड़बड़ा गई थी। अरे, कल तो मैंने कटोरी भरी मलाई देखी थी फ्रिज में। उसने बड़े शांत लहजे में बता दिया था। वो तो मैंने खा ली। खा ली मतलब? उसके चेहरे, उसके स्वर में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया था।
जैसे उसने मेरा प्रश्न समझा ही ना हो। बड़ी शांति से उसने मुझे बताया था, मुझे मलाई बहुत अच्छी लगती है, रहती है तो मैं उसमें शक्कर डालकर खा लेती हूँ। उसने शक्कर के जार की तरफ इशारा किया था। मेरे मन में क्षण भर के लिए बड़ी जोर की झुंझलाहट आई थी, पर टोकने या कुछ कहने में संकोच लगा था, और वो भी खाने के लिए टोकना। थोड़ी देर में यह भी लगा था कि मेरे पास रहती है तो कुछ खाने का मन करेगा तो मेरे घर में ही तो खाएगी। उसके बाद मैंने यथास्थिति को स्वीकार कर लिया था। आए दिन वो किसी भी चीज़ के खा लिए जाने की बात बता देती। जिन चीज़ों को यूं खा लेने का साहस मेरे पिछले नौकरों ने कभी नहीं किया था। पर मुझे सतवंती अच्छी लगती। उसका शांत सा चेहरा, सच बोलने का उसका भोला सा तरीका, मुझे उसकी आदत पड़ रही थी, शायद उसे भी मेरी। खाने की मेज़ से उठने ही वाली थी कि दोपहर की डाक से आया एक लिफाफा सतवंती ने मुझे पकड़ा दिया था। यश की चिट्ठी। लगा था जैसे आज का दिन सार्थक हो गया हो। आगे आने वाले और बहुत से दिन भी। 40 साल पुरानी मित्रता है यश से मेरी। तब मैं 12 साल की थी, जब मम्मी की डेथ के बाद आंटी के घर आना जाना शुरू हुआ था। मम्मी को कैंसर हुआ था। पापा का निधन बरसों पहले हो चुका था। मम्मी के अपना कोई था नहीं, और पापा के परिवार वाले पैसे की जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते थे। आंटी मम्मी की बचपन की मित्र थीं। कैंसर का पता लगते ही उन्होंने अपने सारे खातों में उन्हें मेरा गार्जियन बना दिया था। आंटी ने उन रुपयों की पूरी सार संभाल की थी, और मेरी भी। मुझे कहाँ और कौन से कोर्स में भेजना है, किस हॉस्टल में रहना है, हारी बीमारी में मेरा इलाज। पर फिर भी मेरे और उस घर के बीच में एक दूरी हमेशा बनी रही, जिसे लांघने का साहस मैंने कभी नहीं किया। ना उन्होंने ही कभी मुझे उसके भीतर आने का आमंत्रण दिया। उस रिश्ते में एक औपचारिकता भरी दूरी सदैव बनी रही। हालांकि मैं छुट्टियों में कभी कभी आंटी के घर जाती थी, कभी कभी 1-2 दिन के लिए रुक भी जाती। वैसे मैं हॉस्टल से आती तो कभी चाचा के घर, कभी बुआ के घर रहती। आज इतने सालों बाद, इतनी उम्र बीत जाने पर सोचती हूँ कि क्या आंटी यश के कारण वो सतर्कता भरी दूरी बरत रही थी? शायद। आंटी व्यवहारिक बुद्धि संपन्न महिला थीं। उनका हर काम सोचा समझा होता, एक हिसाबी किताबी कदम। पर सारी सतर्कता के बावजूद यश और मैं अंतरंग होते गए थे। छुट्टियों में चाचा या बुआ के घर आती तो यश रोज वहाँ पहुँचे रहते। उस रिश्ते के कितने आयाम थे। आंटी उस रिश्ते से डरती, चाचा बुआ उस रिश्ते में न जाने क्या क्या पढ़ते, और स्वयं मैं, मुझे नहीं पता था यश से मेरा क्या रिश्ता है। सो तो मुझे आज भी नहीं पता। इतना जानती हूँ कि मैंने यश से ज़्यादा किसी और को प्यार नहीं किया है, किसी को भी नहीं, पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं। यश के अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। इस रिश्ते को कोई नाम देने की बात मैंने कभी सोची ही नहीं। सोचती तो आंटी ने उस सोच को कोई सम्मान दिया होता क्या, और यश ने? आज इस उम्र में पहुंचकर अपने ऊपर बहुत झुंझलाहट होती है। यश के ऊपर भी। क्या रिश्ता है, कोई भी तो नहीं। क्या कहे, मन का रिश्ता? वो भी तो बड़ी अजीब सी बचकानी सी बात लगती है, जैसे हवा में लटकता हुआ कोई शून्य है, जिसे किसी ठोस सच की तरह पकड़े बैठी हूँ कब से, अभी तक, 52 साल की इस उम्र तक। अब इस उम्र में उस रिश्ते, उस एहसास से उबरने का क्या मतलब? वैसे भी एहसास कोई बिजली का बटन तो है नहीं जो जब चाहा स्विच ऑफ कर दिया। अब कभी कभी लगता है क्यों, पर हर क्यों का जवाब थोड़ी होता है इंसान के पास, या कि हम जवाब चाहते नहीं, या कि उसके सच का सामना नहीं कर सकते। लिफाफा अभी भी मेरे हाथ में है, मैंने अभी उसे खोला ही नहीं है। सतवंती एक जगह खड़ी मेरी ही तरफ देख रही है, घूर कर, उसके चेहरे पर आते जाते भाव। क्या देख रही है? मैंने पूछा था। कुछ नहीं, और सतवंती सामने से हट गई थी। मैंने अचकचा कर लिफाफा खोल लिया था। नए साल का कार्ड, हमेशा की तरह उसके बाएं तरफ आगे पीछे छोटी छोटी लिखावट में चिट्ठी। लिखा है, तुम्हारी नई किताब देखी और पढ़ी, तबीयत खुश हो गई, बहुत अच्छा लिखती हो, लिखो, ऐसे ही अच्छा अच्छा लिखती रहो, बहुत बहुत ख्याति पाओ। यश सिन्हा की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। यश हमेशा ही ऐसा ही छोटा सा पत्र लिखते हैं, अक्सर इसी तरह से कार्ड के आगे पीछे लिखा हुआ।
अब बहुत दिन के अंतर पर आते हैं ये पत्र। यश के हाथ की कुछ पंक्तियां ही मुझको कई कई दिन के लिए अपनेपन की एक गंध में सराबोर कर देती हैं, एक अजब सी बेचैनी से भी भर देती हैं। मन के आसपास यश का एहसास और उसके दूर चले जाने की पीड़ा भी। यश का पत्र लिखने का वही पुराना अंदाज, जैसे सामने बैठकर बातें कर रहे हों। चलो, यश ने मेरी किताब पढ़ ली। अपने ऊपर अजब शर्म सी आती है। कितने दिन से सोच रही थी कि उसे किताब भेज दें, पर मन पर अजब सा आलस से चढ़ा रहा। अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं। याद आया था, मेरी पहली कहानी छपी थी। यश सिंगापुर से आए हुए थे और कहानी देखकर बहुत खुश थे। वो पहले मेरी कहानी, फिर मुझसे मेरे बारे में बातें करते रहे थे। हम दोनों क्वालिटी में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। आनंदी, जिस तरह से तुमने अपने आप को डेवलप किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा कैरियर, फिर तुम्हारा जॉब, अब ये कहानियाँ। मैं बैठी बैठी मुस्कुराती रही थी। यश का मुझे यूँ महत्व देना हमेशा अच्छा लगता है। यश ने उसी भावुक दृष्टि से देखा था। अच्छा आनंदी, यदि किसी दिन साहित्य में तुम्हारा नाम हुआ तो मेरा भी नाम होगा। मतलब? मेरे मुंह से अचानक निकला था। यश हंसे थे। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। एक राजा था, प्रेम का दुश्मन। उसने अपने राज्य में मुनादी करा दी थी कि यदि किसी ने प्रेम किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तभी उसकी बेटी ने एक प्रेम कथा लिखी थी और राजा ने उसे मौत की सजा दी थी। यश फिर हंसे थे, क्योंकि राजा का कहना था कि बिना प्रेम किए वो प्रेम कहानी नहीं लिख सकती थी। यश चुप हो गए थे। मैं भी चुप थी। मेरी समझ में नहीं आया था कि मैं क्या बोलूं या क्या समझें। इसलिए कोशिश करके मैंने सारे एहसासों को अपने चेहरे पर आने से रोक लिया था। हम दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे थे और यश अनायास ही हमेशा की तरह भावुक होने लगे थे। वहाँ सिंगापुर में मेरा मन नहीं लगता आनंदी। वहाँ मैंने तुम्हारी चिट्ठियों की एक फ़ाइल बना रखी है। जब मुझे बहुत अकेलापन लगता है तब मैं फ़ाइल निकाल लेता हूँ और उन खतों को पढ़ता रहता हूँ। मैं एकदम अचकचा गई थी, पर अच्छा लगा था जैसे मैं यश के अकेलेपन में शामिल हूँ, उसकी ज़िंदगी में भी। पर इस बात के जवाब में क्या बोलूँ, क्या बताऊँ यश को? शायद यश मुझसे कुछ बोले जाने की उम्मीद भी नहीं कर रहे। यश उसी तरह से सामने रखी हुई एश ट्रे से खेलते हुए मेज पर आगे की तरफ झुके रहे थे। उनका स्वर फिर से भावुक होने लगा था। मेरा मन वहाँ नहीं लगता आनंदी। अब की से तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मन में बड़ी देर तक कुछ ध्वनित प्रतिध्वनित होता रहा था, जैसे यश न जाने कितनी बार कितनी ऐसी बातें कह जाते हैं जिनके बहुत गहरे अर्थ होते हैं। बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। वे शब्द मन की स्लेट पर लिख भी जाते हैं हमेशा के लिए। पर यश एक बात पर रुकते ही कहाँ हैं, जो उनसे किसी विषय पर संवाद संभव हो सके। मैं जब तक कुछ सोचूं, समझूं या कहूं तब तक। अगर तुम्हारा वहाँ मन नहीं लगा तो वादा करता हूँ कि 15-20 दिन के अंदर वापस भेज दूंगा। मेरे कुछ समझ नहीं आता, वापस भेज दूंगा मतलब? मैंने सोचा था, पर मैं चुप रही थी। वैसे भी क्या बोलती? मैं क्या समझूं कि यश क्या चाहते हैं मुझसे? यश क्या चाहते हैं ये बाद में सोचना, पहले ये तो समझ लो कि तुम क्या चाहती हो, नीता ने कहा था। दिल के पास कोई जुबान होती है जो वो बोलकर बताएगा कि वो क्या चाहता है। यश वहाँ सिंगापुर का अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। आते हैं तो सीधे तुम्हारे पास दौड़े आते हैं और तुम उनके नाम का दीप जलाए बैठी हो। मोहब्बत क्या किसी और चीज़ को कहते हैं? बड़े अधिकार से मीनाक्षी ने अपनी टिप्पणी दी थी और केतकी मेरे प्लेटोनिक लव के जिक्र भर पर जैसे हंस हंस कर लोटपोट हो गई थी। उसके लिए रिश्ते ठोस और स्पष्ट ही नहीं, मांसल भी होते हैं। केतकी से प्रभावित होकर ही मीनाक्षी एक तरह से उदय जी के पीछे ही लग ली थी। उदय जी दिल्ली की आईआईटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उदय जी के छोटे भाई उसके पापा के मित्र हैं। वे मौके बेमौके लखनऊ अपने भाई के घर आते रहते और मीनाक्षी के परिवार से मिलना जुलना होता रहता। मीनाक्षी दिल्ली जाती तो उनसे ज़रूर मिलने जाती, दिवाली और नए साल के कार्ड भेजती और बीच बीच में अपने कैरियर को लेकर उनसे सुझाव भी मांगती रहती। इन पत्रों का उत्तर वे अवश्य देते।
उसे उदय जी अच्छे लगते थे। उनकी असाधारणता उसे आकर्षित करती थी बचपन से। साथ ही उनको निकट से जानना उसके लिए जैसे गर्व की बात थी। उनका उठना बैठना बात करना वो हम सबके बीच दीवानों की तरह बयां करती रहती, और न जाने कब उस साधारण सी दीवानगी को प्यार का रंग दिया जाने लगा था। और केतकी ने उसे समझाना शुरू किया था कि जब उन्हें प्यार करती हो तो उन्हें बताओ कि उन्हें प्यार करती हो। केतकी के बार बार के समझाने ने मीनाक्षी को मुखर कर दिया था। नीता ने बहुत रोका था। उस रिश्ते का न कोई वर्तमान है न भविष्य, उसे कभी मुंह पर मत लाना मीनाक्षी। पर उन दिनों उसे केतकी की बातें ज़्यादा सही, ज़्यादा लुभावनी लग रही थीं। उदय जी उसका प्रणय निवेदन सुनकर स्तब्ध रह गए थे। मीनाक्षी जी, अगर मैं हैप्पीली मैरिड होता तो आपकी उम्र की बेटी होती मेरी। किंतु मीनाक्षी ने एक बार मुंह क्या खोला कि वो वाचाल हो गई थी। जब विश्वामित्र जैसे ऋषियों की तपस्याएं अप्सराओं ने भंग कर दी थीं, तो फिर उदय जी बेचारे तो एक साधारण से दुनियावी इंसान ही तो थे। मीनाक्षी अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में 15 दिन के लिए दिल्ली गई थी। लौट कर आई थी तो बेहद खुश। ऊंचा सा जूड़ा, अपने कोट की दोनों बाहों में हाथ डाले वो हंसते हुए सामने आकर खड़ी हो गई थी। यू नो आई एम ए मैरिड वूमेन नाउ। मैं स्तब्ध रह गई थी। मुझे पता था कि उदय जी सिर्फ अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे, उनका विधिवत डाइवोर्स नहीं हुआ था। उनके पारिवारिक सुख दुख में वो बराबर से सम्मिलित होती हैं। फिर ये कैसी शादी? कमरे में गेंदे की मालाएं बदल लेने को वो शादी का नाम दे रही है? वो खिलखिलाती रही थी। शाम को दोनों टहलने गए थे। उदय जी ने उसके लिए गजरा खरीदा था और अचानक मीनाक्षी ने 2 मालाएं खरीद ली थी। घर आकर एक माला मैंने पकड़ ली थी और एक उन्हें पकड़ा दी थी। बेचारे कन्फ्यूज्ड। वो हंसती रही थी। देन वी वर मैरिड। अचानक मीनाक्षी ने नीता के हाथ पकड़ लिए थे। नीता दी, मैं उनके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। केतकी मीनाक्षी के साथ चहकती रही थी और मैं और नीता खुशी दिखाने के प्रयास में बड़ी कठिनाई से होंठ खींचकर टेढ़े भरो पा रहे थे। बाद में नीता मीनाक्षी के लिए दुखी होती रही थी। मूर्ख लड़की। और केतकी पर झुंझलाती रही थी। अभी पिछले साल ही ओहायो वाले उस लड़के से शादी ठहरने के नाम पर कितनी खुश थी ये लड़की। इस केतकी ने सूली चढ़वा दिया इसे। दोनों तरफ के खानदानों में खूब हंगामा, बहुत थू थू हुई थी। खैर वो तो बात की बात थी। उन दिनों तो मीनाक्षी बेहद प्रसन्न थी, अपनी विजय के एहसास से उत्तेजित सी। पर मैं क्या समझाऊं उन तीनों को? मैं तो खुद ही नहीं समझ पाती अपने आप को, यश को भी नहीं। अगली बार यश आए तो मुझे मिलवाओ उनसे, नीता ने कहा था। मैं नीता का बहुत आदर करती हूँ और उसकी सूझबूझ पर बहुत निर्भर करती हूँ। नीता मुझसे 4 साल बड़ी है। 19 साल की उम्र में नीता की शादी हुई और 2 साल बाद उनके पति ने किसी दूसरी लड़की के लिए त्याग दिया उन्हें। 1 साल बाद बहन की बेटी को गोद ले लिया था। तब वही ज़िंदगी का सबसे अच्छा विकल्प लगा था। पर इन 10 सालों में दुनिया बदल गई, अपनी सोच भी। साथ वालों ने समझाया था कि रीसेटल क्यों नहीं हो जाती। सामने कुछ प्रलोभन भी आए थे। नीता ने बेटी का मन टटोला था, पर बेटी बिफर गई थी। अगर आपकी दोस्तों की बकवास करने और सोचने की आदत है तो प्लीज़ मम्मा, आप वो सब आकर मुझे मत बताया करिए। बात वहीं ख़त्म हो गई थी। नीता ने उस विषय में फिर कभी नहीं सोचा। अगली बार यश आए थे तो मैंने नीता को बुलाया था। केतकी और मीनाक्षी को भी बुलाना चाहती थी मैं, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी। दोनों एकदम खुले सोच की हैं, न जाने क्या बोल जाएं, क्या पूछ बैठें और क्या सुझाव देने लगें। नीता आई थी। यश और नीता की खूब बातें होती रही थी। मुझे अच्छा लगा था। अगले दिन डिपार्टमेंट में मिली थी नीता। मैंने सीधा सवाल पूछा था, कैसे लगे यश? अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, हर दृष्टि से अच्छे लगे। उसके बाद चुप हो गई थी वे। केतकी चहकने लगी थी। आनंदी, यश से सीधे सीधे बात करो। अब तो नीता ने भी अप्रूव कर दिया है उन्हें। नीता ने घबरा कर मेरी तरफ देखा था। नहीं आनंदी, तुम नहीं, अगर चाहेंगे तो यश को कहने दो। मीनाक्षी और केतकी के जाने के बाद मैं और नीता अकेले रह गए थे। नीता ने मेरी तरफ देखा था जैसे कोई सफाई सी दे रही हूँ। आनंदी, यश मुझे अच्छे लगे, मगर तुम्हें लेकर मुझे उनमें कमिटमेंट नहीं लगा।
आई विश मैं गलत हूँ। वो थोड़ी देर चुप रही थीं, फिर उन्होंने मेरी तरफ बहुत कोमलता से देखा था। ऐसे रिश्तों को थोड़ा समय दिया जा सकता है आनंदी, पर पूरी उम्र तो नहीं दी जा सकती ना। नीता काफ़ी देर चुप रही थी। तुम काफ़ी साल इस रिश्ते को दे चुकी हो आनंदी। ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, उसे बर्बाद मत करो। हमेशा की तरह नीता की बात एक निर्णायक बिंदु पर आकर रुक गई थी। मुझे अजीब लगा था। नीता ने अपने बारे में ही कहाँ सोचा था। कुछ ऐसा ही उनसे कहा था तो वो फीका सा हंसी थी। आनंदी, गुड़िया मेरी बेटी है, मैंने उससे पैदा नहीं किया था, तो क्या रिश्ता तो वही है ना। मैं उसके इमोशंस के साथ तो नहीं खेल सकती ना। तुम लोगों के लिए ये कहना और ये सोचना बहुत आसान है कि उसे उसकी माँ को वापस कर देना। वो कोई खिलौना तो नहीं है ना कि ले लेना और दे देना के टर्म्स में बात की जा सके। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा था। मेरा केस बिल्कुल फ़र्क है आनंदी। मैं किसी साए के पीछे नहीं भाग रही, रिश्तों की जिम्मेवारी से बंधी हूँ। साए के पीछे? ये शब्द सीधे दिल में उतरकर चुभने लगे थे। मुझे लगा था मेरी आंखें पसीजने लगी हों जैसे। पर क्यों? मेरा अवचेतन कौन सी उम्मीद पाले हुए है भला इस रिश्ते से? कोई नहीं। सच बात तो ये है कि मेरे लिए यश का प्यार मुट्ठी में बंधा वो सुख है जिसके बीत जाने की आशंका से मुझे डर लगता है। पर जो है उससे ज़्यादा की कामना मैं कभी नहीं कर पाती। अगले दिन यश फिर आए थे। मेरे मन में ढेर सारी बातें आती रही थीं, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब भी। एक गहरी ऊहापोह मन में बार बार आता रहा था कि शायद आज यश साथ चलने की बात फिर करें। 2 दिनों से कितना सोचा है उस विषय में, कितने सपने बुने हैं, कितनी योजनाएं, पर उनको लेकर अपनी तरफ से मुखर हो पाना संभव नहीं था मेरे लिए। तभी यश ने चौंक कर मेरी तरफ देखा था, जैसे कुछ याद आ गया हो। अम्मा कह रही थी उन्होंने तुम्हारे लिए कोई मैच सजेस्ट किया था। इतना अच्छा लड़का, इतने पैसे वाले लोग, तुम तैयार क्यों नहीं होती? यश ने मुझे घूरा था। मुझे लगा था यश की आंखें बहुत बड़ी हैं। एकदम भावों से भरपूर मैं हंसी थी। तुम्हारी निगाहें बड़ी गहरी हैं यश, एकदम पियर्सिंग। क्या कहते हैं उसे? अतल भेदी दृष्टि। मैं हंसती रही थी। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया आनंदी। उसके स्वर में झुंझलाहट है। मैं चुप रही थी। तुम्हारा बचपना कब जाएगा आनंदी? यश के चेहरे पर एक मजबूर सी थकान है। कुछ क्षणों के लिए उसने अपनी मौन मुखर आंखें मेरे चेहरे पर टिका दी थीं। यश का तरल हो आया स्वर। सच में मैं तुमसे अधिक अच्छी तरह तुम्हारे मन को पढ़ पाता हूँ। मेरा मन किया था कि मैं सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछूं कि पढ़ पाते हो तो कोई रास्ता क्यों नहीं निकालते, पर मैं चुप रहती हूँ और अपनी निगाहें सामने पार्क में खेलते हुए बच्चों पर गड़ा देती हूँ। यश सिंगापुर लौट गए थे। करीब 2 हफ्ते बाद एक दिन आंटी ने बुलवाया था। शाम को उनके घर पहुंची थी। अप्रत्याशित रूप से यश को पाकर आश्चर्य हुआ था। पता चला था कि आंटी को एंजाइना का अटैक हो गया था, इसलिए यश आए हुए हैं। आंटी के कमरे में गई तो कमज़ोर लगी थी। यश कहीं काम से जा रहे थे सो चले गए थे। आंटी ने चाय कमरे में ही मंगा ली थी। वे इधर उधर की बात करती रही थी। अचानक उनका स्वर नरम हो गया था और उन्होंने मेरे घुटने पर हाथ रख दिया था। यश की शादी कर देती आनंदी तो तसल्ली हो जाती। हम सबको मंजूश्री बहुत पसंद है, पर सारा घर समझाकर थक गया, मानता ही नहीं। आंटी ने अर्थपूर्ण निगाहों से मेरी तरफ देखा था। तू ही समझा अब अपने भैया को, तेरी बात वो नहीं टालेगा। चाय का प्याला मेरी सफ़ेद साड़ी पर लुढ़क गया था, एक बड़ा सा भूरा दाग। भैया शब्द मन में खटकता है और मुझे लगा था कि आंटी मेरा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रही हैं। मैं नीचे आकर यश के सामने की कुर्सी पर बैठ गई थी। तुम क्या समझते हो यश कि तुम शादी ना करके मुझे बड़ा सुखी कर रहे हो? ईश्वर न करे यदि किसी दिन आंटी को कुछ हो गया यश, तो एक अपराध बोध मुझे हमेशा सालता रहेगा कि मैं वो कारण थी जिसके कारण उनका एक छोटा सा स्वप्न भी पूरा नहीं हो सका। अकेला बेटा होने के नाते इस घर के लिए भी तुम्हारे कुछ फ़र्ज हैं। मंजूश्री सबको बहुत पसंद है, मैं भी उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सबको आदर देने के साथ ही वो मुझे भी स्नेह दे सकेगी। यश ने मेरी तरफ देखा था। ठीक है आनंदी, तुम सबकी जो इच्छा हो वही करो।
यश उठकर चले गए थे। बाहर जाते यश को मैं दूर तक देखती रही थी और मुझे एक नितांत अकेलेपन के एहसास ने भर दिया था। पर उस समय ये एकाकीपन बोझ नहीं लगा था, जैसे कोई जुआरी दांव पर अपना सब कुछ हार जाए पर फिर भी खुश हो कि उसकी इस हार से किसी और का तो घर भर सका। जितनी आसानी से और जितनी जल्दी यश ने हाँ कर दी थी, उससे न जाने क्यों मन में कुछ चुभता सा रहा था। क्या यश मेरी तरफ से ही आग्रह किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि किसी भी प्रकार के अपराध बोध से मुक्त रह सकें वे? क्या आंटी समझती थी ये बात? खैर, जो भी हो, यश की शादी हो गई थी और वे दोनों सिंगापुर चले गए थे। मुझे पूरी रात ठीक से नींद नहीं आती। पूरी रात ऐसे ही सोते जगते कट गई थी। यश का खत जब भी आता है तब हमेशा ही मेरे साथ ऐसा ही होता है। यश ही नहीं, अपनी जिंदगी के साथ बीता हुआ कितना कुछ आंखों के सामने घूमता रहा था। मीनाक्षी अब इस दुनिया में नहीं है। प्रेम की खातिर सारी दुनिया से टक्कर लेने वाली मीनाक्षी न दोनों परिवारों के तनाव को झेल पाई थी, न उस धीर गंभीर वृद्ध संग से ही संतुष्ट हो सकी थी। जिस प्यार के लिए उसे सारी दुनिया को अंगूठा दिखा दिया था, जब वो प्यार ही फीका लगने लगा तब वो क्या करती? पहले उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, फिर कुछ माह के अंतर पर हृदय रोग। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती ही गई थी। यौवन और सौंदर्य से भरपूर, बात बात में ठहाके लगाने वाली मीनाक्षी कैसी तो हो गई थी। विक्षिप्तावस्था से विकृत उसके चेहरे को नज़र भर देखने का साहस नहीं होता था। और एक दिन सुना था कि मीनाक्षी नहीं रही। बहुत दुख हुआ था, पर लगा था शायद यही ठीक हुआ। उसके निधन पर केतकी बहुत रोई थी। वो कई दिन तक नॉर्मल नहीं हो पाई थी। उसके बाद वो अपने पति के साथ इंग्लैंड चली गई थी। कई साल बाद किसी ने बताया था कि पति को छोड़कर वो किसी फिरंग के साथ रहने लगी है। बच्चे किसके पास है उन्हें पता नहीं था। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब पता नहीं। उसने सही किया या गलत किया, ये सोचकर भी क्या करूँगी। वैसे भी हम कौन होते हैं दूसरों को लेकर कुछ कहने या सोचने वाले। पर कई दिन केतकी की बहुत याद आई थी। पता नहीं कैसी होगी वो। अजब डर सा लगता है उसे लेकर। 4 मित्रों में इंस्टीट्यूट में मैं और नीता ही रह गए हैं अब। नीता आजकल डायरेक्टर है, बेटी की शादी हो गई है, दामाद महाराष्ट्र काडर का आईएएस है। नीता की बेटी आई हुई है। मैं उससे मिलने गई थी। नीता खाना लगवाने के लिए उठकर किचन में चली गई थी। उतनी देर अनीता मुझसे बातें करती रही थी। मौसी, मम्मी की कभी कभी बहुत चिंता होती है। 2-3 साल में रिटायर हो जाएंगी, कैसे रहेंगी अकेले, समझ ही नहीं आता है। मुझे पता है भरत के साथ वो एकदम कंफर्टेबल नहीं है जो उन्हें अपने साथ ले जाऊं। वैसे भी लगा था उसकी आवाज़ पसीजने लगी है जैसे। कभी कभी बड़ी गिल्टी फीलिंग होती है। एक बार आप लोगों ने मम्मी की रीसेटल होने की कोशिश की थी, मगर मैंने ही अड़ंगा डाल दिया था। वो चुप हो गई थी। मैं क्या कहूँ, फिर भी समझाती रही थी। उसकी आवाज़ भरने लगी थी। मौसी, यू आर अ ग्रेट सपोर्ट टू हर। मैं हंसती थी। क्या बताऊँ उसे कि मैं तो नीता के बगैर इस शहर में अपना वजूद सोच ही नहीं पाती। अचानक लगा था कि किसी दिन नीता यहाँ नहीं रही तो मैं कैसे जीऊँगी इस शहर में। इन सहारा ढूंढने वाले रिश्तों को कौन सा नाम दिया जा सकता है भला? मित्रता? पर यह सिर्फ मित्रता भर कहाँ है। रात को नीता के घर से देर से ही लौटी थी। सुबह गाढ़ी नींद में सो रही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। सतवंती के गांव से फ़ोन आया था। कल रात भी आया था ये फ़ोन। मैंने बता दिया था कि कल 10 बजे तक आएगी, तब भी सुबह ही दोबारा फ़ोन कर दिया। ये आदिवासी लोग, ना इनकी बात अपने ही समझ में आती है और ना हमारी बात ही लोग समझ पाते हैं पूरी तरह से। घड़ी की तरफ देखा तो 6:45 बज रहे हैं। बहुत झुंझलाहट हुई थी। फिर सोने की बहुत कोशिश की थी पर नींद ही नहीं आई थी। इतवार का सवेरा खराब कर दिया था इन लोगों ने। ना सो पा रही हूँ, ना ठीक से आँख ही खुल रही है। ऐसे ही सोते जगते करीब 2 घंटे बीत गए थे। तभी दरवाजे के लैच में चाबी घूमने की आवाज़ आई थी। चलो, सतवंती तो आ गई, मैंने उसे आवाज़ लगाई थी। सतवंती ने मुस्कुराते सकुचाते हुए कमरे में झांका था। आप उठ गई दीदी? उसने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा था। हाँ भाई, तुम्हारे फ़ोन ने सोने कहाँ दिया? सतवंती कुछ समझी नहीं थी। मैंने सोचा था फ़ोन की बात उसे बाद में बताऊंगी,
सतवंती, एक प्याला चाय पिला दे पहले। मैंने रात में छोला भिगो दिया था, 12 बजे तक पूरी के साथ खिला देना। ब्रंच एक साथ, खाना भी नाश्ता भी, ठीक? सतवंती खुश लग रही है, हंसी थी। ठीक। मैं चाय का इंतज़ार कर रही थी। सतवंती ने बगल में साइन बोर्ड पर चाय की ट्रे रख दी थी और वहाँ रखी यश की चिट्ठी उसने उठा ली थी। मैंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया था। उसने मुस्कुरा कर लिफाफा मुझे पकड़ा दिया था। दिवाली के पहले जो अंकल आपसे मिलने आए थे, उनकी चिट्ठी है? हाँ, क्यों? मुझे आश्चर्य हुआ था, तुझे कैसे पता लगा? वो अजब तरह से लहरा कर मुस्कुराई थी। मुझे लगा। तुझे लगा मतलब? कुछ नहीं। और वो सकपका कर चली गई थी। थोड़ी देर में वो फिर कमरे में आई थी। मैंने खाली प्याला ट्रे में रख दिया था। मुझे अचानक याद आया था, सतवंती, तेरे घर से फ़ोन आया था। वो बाहर जाते जाते रुक गई थी। जी, कब? कब क्या? कल से 3 बार आ चुका है। आज सुबह सुबह जगा दिया, इतवार की नींद खराब हो गई। वो खिसियाई हुई सी खड़ी रही थी। मुझे लगा बेवजह ऐसा कहा उससे, इसलिए बहलाती हुई सी आवाज़ में उससे पूछा था, क्या बात है? तेरे घर से आजकल बहुत फ़ोन आने लगे हैं, कोई ख़ास बात? जी। जी, मतलब है कोई ख़ास बात? जी, मेरी माँ मुझे मई में बुला रही है। क्यों, किस लिए? जी, वो सहज भाव से मुस्कुरा दी थी। शादी के लिए बुला रही है। शादी? किसकी शादी? तेरी शादी? जी। जिस सहज स्वाभाविक ढंग से उसने पूरी बात की है, वो मुझे अजीब लगता है। बहादुर से उसका रिश्ता मैं जानती हूँ, उस बारे में वो कुछ छिपाती भी नहीं है। फिर तू जा रही है मई में? जी नहीं, मई में गांव में बहुत गर्मी होती है। वहाँ पंखा नहीं, बिजली नहीं, दिमाग घूम जाता है। उसने अपने सिर पर हाथ रखा था। मैंने बोल दिया मम्मी को दशहरे पर आऊँगी। मतलब दशहरे के महीने में शादी करेगी? जी। फिर क्या गर्मी में इधर आ जाएगी? नहीं, वो हंसी थी। सो कैसे आऊँगी, पर तब तक उधर रहने की आदत फिर से हो जाएगी धीरे धीरे। अब इतने साल बाद उधर जाकर रहेगी तो अजीब नहीं लगेगा? लगेगा, पर क्या करूँगी, जाना तो पड़ेगा ही। अरे तो इधर के किसी लड़के से शादी कर ले। वो वैसे ही मुस्कुराती रही थी। शादी तो अपने गांव में जाकर ही करनी पड़ती है ना, अपनी ही तरफ के लड़के से। उसके चेहरे पर कोई पीड़ा, कोई दुविधा नहीं। मुझे लगा था इसके लिए हर रिश्ता कितना निश्चित और कितना व्याख्यायित है। जो है सो है। मेरे मन में बहुत से सवाल, बहुत सी बातें आती रही थीं, पर मैं चुप रही थी। रिश्तों की जो उलझनें उसकी सोच के बाहर हैं, मैं उन्हें उसे क्यों सुझाऊं? मैंने बहुत चाहा था कि मैं कुछ ना कहूं, पर अचानक मेरे मुंह से निकला था, यहाँ के लोगों की याद नहीं आएगी सतवंती? लगा था उसके चेहरे पर बादल घिर आए हों जैसे, पर बस क्षण भर के लिए। आएगी। उसने बड़े भोलेपन से अपने कंधे उचकाए थे। पर ठीक है, रहना तो उधर ही है ना। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी थी। अभी आप सुन रहे थे सुमति सक्सेना लाल जी की लिखी हुई कहानी रिश्ते। रिश्तों के प्रति सबका नज़रिया अपना अलग अलग होता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।